जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बार बार कमेंट आता है प्रॉपर्टी कैसे लेनी है, प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है, और शायद से कभी कभी ट्रस्ट इशू भी होते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है, प्रॉपर्टी परचेस कर नहीं पाते बजट होने के बाद भी, या फिर वो कॉन्फिडेंस मिल नहीं पाता है कि यार लूँ नहीं लूँ, या फिर मुझे क्या पूछना चाहिए, क्या कंफर्म करना चाहिए, लोगों को अभी तक पता नहीं होता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं कि आपको एक कंसोलिडेटेड में कुछ क्वेश्चंस दे दूं जो आपको कहीं पर भी प्रॉपर्टी बुक करने से पहले पूछने चाहिए। आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी लीजिए, कोई भी बिल्डर हो, कहीं पर भी हो, कोई भी लोकेशन हो, या फिर कोई भी सेलर हो, और प्रॉपर्टी जो हो वो कोई भी टाइप की हो, फिर चाहे वो लैंड हो, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्टेड हो, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन होने वाला हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, रेडी पोजीशन हो, जो कुछ भी हो, सब केसेस में मैं जो आपको सवाल बता रहा हूँ ये आपको पूछ के ही बाद में प्रॉपर्टी फाइनल करनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेने से पहले अगर आप लीगल एडवाइस लेते हो तो ये आपके लिए सबसे सेफेस्ट होना है। अगर आप नहीं करते हो, आपके पास मतलब कोई भी इशू से, आपको कोई भी रीज़न से आप नहीं कर रहे हो, तो आपको मैं कुछ ऐसे सवाल बताता हूँ जो पूछने के बाद आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन होगा, तसल्ली होगा कि नहीं, मैं करेक्ट पाथ पर जा रहा हूँ, मैं करेक्ट वे से जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी बुक करोगे तो आपको सबसे पहला सवाल पूछना है कि क्या ये प्रोजेक्ट, क्या ये प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट के पास एक रेरा रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है जिसमें हर बिल्डर को, हर किसी को उसमें अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी होती है। फिर उससे एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, तो उसके ऊपर जो भी बिल्डर्स के बारे में या फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल्स उसमें अपलोड होती है। तो जब तक रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपके साथ में कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल सकती। तो रेरा रजिस्ट्रेशन होगा, ये आपके लिए सबसे सेफ माना जाएगा। और अगर कोई भी केस में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको ये पूछना है कि रेरा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही लेते हो तो वो आपके लिए थोड़ा सेफ माना जाएगा। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या पूछना है, तो आपको पूछना ये है कि ये प्रोजेक्ट कौन से बैंक से, एपीएफ का मतलब होता है कि कौन से बैंक से इसको अप्रूवल दिया गया है होम लोन के लिए। अप्रूवल का मतलब ऐसा होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो बिल्डर हो फिर चाहे डेवलपर हो अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करवाते हैं, बैंक फिर वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाती है, प्रोजेक्ट को वेरीफाई करती है, और फिर जैसा हम लोग जब ये लोन अप्लाई करते हैं पर्सनल लोन के लिए, होम लोन के लिए, तो वो बैंक कैसे हमें एक लोन सैंक्शन लेटर देती है, वैसे बिल्डर्स या फिर डेवलपर्स को एक एपीएफ नंबर दिया जाता है। एपीएफ नंबर से ये कंफर्म होता है कि इस प्रोजेक्ट पर अगर कोई भी लोन लेता है और वो बंदा लोन के लिए एलिजिबल होता है तो हम उसको इस प्रॉपर्टी पर लोन दे सकते हैं। तो जनरली उसको एपीएफ कहा जाता है। तो आपको ये पूछना है कि ये एपीएफ कौन से बैंक से हुआ है, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि कौन सी बैंक इस पर लोन ऑफर कर रही है। और ये पूछना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपको होम लोन लेना है, 95% लोग, मैक्सिमम तो 100% भी बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे थे फुल पेमेंट करके लोन लेते नहीं, तो मैक्सिमम लोग तो प्रॉपर्टी जो है लोन कर ही लेते हैं। तो ये आपको क्यों पूछना है तो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी बार क्या होता है कि आपको आईसीआईसी बैंक है या फिर कोई और बैंक है जो आपको कम इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करे, और आपने उनसे पहले सैंक्शन लेटर ले लिया और पता चला उस प्रोजेक्ट पर वो बैंक आपको लोन ऑफर ही नहीं कर रही है। फिर आपने व्यवहार कर लिया, आपने डील ले लिया, आपने एडवांस दे दिया, फिर बाद में आपको जो बैंक से व्यवहार करना है, जिस बैंक से आपको लोन लेना है वो बैंक लोन नहीं दे रही है। तो ये सारे झमेले से बचने के लिए आपको क्या करना है, तो पहले पूछ लेना है कि भैया मैं ये बैंक से लोन करवाना चाहता है, क्या ये बैंक इस प्रोजेक्ट पर लोन देगी क्या। अगर नहीं देगी तो कौन से और ऑप्शन है और क्या रीजन से वो बैंक आपको लोन नहीं दे रही, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर पूछना है, उसके बाद में आपको क्या पूछना है, तो उस पर लोन कौन सी बैंक देने वाली है, और आपको जिस बैंक से लेना है वो भी आप पूछ सकते हैं कि इस बैंक से इस पर लोन हो सकता है क्या। फिर तीसरा सवाल आपको मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपको ये पूछना है कि अगर वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर रेडी हो गया तो आपको पोजीशन कब मिलेगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा। देखिए इसमें दो चीज़ें होती है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन और प्रोजेक्ट पोजीशन। प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होता है, जब फाइनल कलर हो जाता है, लिफ्ट लग जाती है, बाकी की सारी सुविधाएं लग जाती है, सर्विसेज आ जाती है, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब पोजीशन कब मिलता है, तो उसके बाद में एक ओसी आती है, ओसी आने के बाद फिर आपको एमएससीबी का लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाता है, फिर पानी का कनेक्शन दिया जाता है, ड्रेनेज लाइन कनेक्ट होने के बाद फिर आपको पोजीशन दिया जाता है। तो दो डेट्स हमेशा होती है दोस्तों, एक होती कंप्लीशन डेट और दूसरी होती पोजीशन डेट। तो आपको दोनों चीजें कंफर्म करनी है कि आपकी कंप्लीशन डेट कौन सी है और आपकी पोजीशन डेट कौन सी है। पोजीशन डेट जो है वो आपको अप्रोक्स दी जाएगी, कंप्लीशन भी एक टेंटेटिव होती है बट उसके आसपास काम हो जाता है, और जो पोजीशन डेट होता है वो कंफर्म इसके लिए नहीं होती है बिकॉज
काफ़ी टाइम क्या होता है, जैसे अभी कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है पर ओसी टाइम पे नहीं आती है। अगर ओसी आती है तो अभी लेटेस्ट इशू चल रहा है, जिन लोगों ने अभी नवी मुंबई में प्रॉपर्टी बुक की है उनको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर्स होते हैं एमएससीबी की तरफ से उसका शॉर्टेज है, तो एमएससीबी के मीटर्स नहीं लग रहे, तो उसके वजह से भी थोड़ा जो पोजेशन है वो डिले हो रहा है। तो ऐसे कुछ इश्यूज गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं या फिर सर्विसेज डिले हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो रीजन से भी शायद से थोड़ा पोजेशन डिले होता है। तो आपने कहीं पर अगर प्रॉपर्टी बुक की और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और आपको टाइम पे पोजेशन नहीं मिल रहा है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे मोटे इश्यूज बार बार आते हैं, बिकॉज वी नो हाउ द थिंग्स गवर्नमेंट ऑपरेट। तो हमें पता है कि आगे पीछे होता है, कोई चीज़ परफेक्टली टाइम टू टाइम नहीं होती, आगे पीछे होती पर हो जाती है। तो घबराना नहीं अगर आपको पोजीशन डिले होता है तो 3 चीज़ें आपको जो है बिल्डर के साथ या फिर डेवलपर के साथ कहीं पर भी प्रॉपर्टी बुक करने से पहले कंफर्म करनी है। तो सबसे पहले आपको रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कंफर्म करना है, फिर कौन सी बैंक या फिर कौन से फाइनेंस कंपनियां उस पर होम लोन देने वाली है या फिर प्रॉपर्टी पर लोन देने वाली है वो कंफर्म करना है। उसके बाद में आपका जो पोजेशन डेट होगा, कंप्लीशन डेट होगा, वो कंपलसरी आपको कंफर्म करना है। और उसके बाद आपको पैकेज प्राइस जो है वो कंफर्म करनी है। मैं रिपीट करता हूँ, पैकेज प्राइस मतलब क्या होता है, आपको कोई कोटेशन दिया जाता है और उसमें लिख के दिया जाता है कि ये चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, और फिर बाद में मतलब ऐसा होता नहीं है जनरली, पर लोगों को फिर कभी कभी क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि बिल्डर ने ये चार्जेस पहले बोले नहीं थे, ये चार्जेस बाद में ऐड किए। एक्चुअल में कोई मतलब ऐसा करता नहीं है अभी के टाइम पे। तो मतलब मैंने इतने साल में ऐसा कोई केस देखा नहीं कि बिल्डर ने कुछ चार्जेस बताए और फिर अचानक से कुछ बढ़ा दिए। किसी का कोई अगर ऐसा केस होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है, क्या एक्चुअल में वाकया हुआ है, पर अभी तक तो मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये चार्जेस पहले नहीं बोले अभी बोले, तो उससे अच्छा मैं आपको सबसे सेफेस्ट वे बता देता हूँ। बिल्डर को या फिर डेवलपर को जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी बुक करते हो, सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि भाई इसका पूरा पैकेज प्राइस क्या होगा। आपको पैकेज प्राइस मतलब क्या, उसमें जितने भी चार्जेस होंगे वो इंक्लूडेड होंगे, उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपके हाथ में प्रॉपर्टी कितने में पड़ने वाली है। फिर उसमें स्टैम्प ड्यूटी हो, रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी हो, सोसाइटी फॉर्मेशन, जो भी चार्जेस आते हैं, एमिनिटीज के अगर है तो एमिनिटीज के कुछ चार्जेस, वो सब कुछ इंक्लूड करके आपको पूरा पैकेज कितने में मिलने वाला है वो आपको कंफर्म करना है। और इसके बाद में अगर लास्ट में कुछ कंफर्म करना है तो वो है मेंटेनेंस चार्जेस। ये देखो, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड पर के ना सबको लगता है कि मेरा घर ऐसा हो, मेरा घर वैसा हो, मेरे घर में एमिनिटीज़ हो, मेरे एमिनिटीज़ वाले सोसाइटी में मेरा घर हो। लेकिन बात यह आती है दोस्तों कि जितनी एमिनिटीज़ आती है ना उतना एक्सपेंस बढ़ते जाता है। आप स्विमिंग पूल करोगे तो स्विमिंग पूल को क्लीन करना पड़ता है, स्विमिंग पूल को मेंटेन करना पड़ता है, तो स्विमिंग पूल के लिए लोग रखने पड़ते हैं। आप गार्डन वाले प्रोजेक्ट में घर लेते हो तो गार्डन के लिए भी फिर गार्डनर रखना पड़ता है, जो आपके प्लांट्स होंगे, जो गार्डन होगा उसका टेक केयर करेगा। तो ऐसे काफ़ी सारी एमिनिटीज़ होती है जो एक्सपेंसिव होती है। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए यार आपने कहीं पे मतलब आपके प्रॉपर्टी आपके बजट में मिल जाएगी, लेकिन मेंटेनेंस का लूट के भाड़े के जितना आपका जितना रेंट आता है उतना मेंटेनेंस तो नहीं आएगा ना। तो क्या आप आपका लोन लेने के बाद, आपका ईएमआई जाने के बाद जो पैसा बचेगा उसमें घर चला सकते हैं क्या? उसमें जो पैसे बचेंगे उसमें से मेंटेनेंस भर सकते हैं क्या? तो ये सब कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि जहाँ पर भी जिस भी लोकेशन पर आप प्रॉपर्टी बुक करें उसका मेंटेनेंस चार्जेस कितना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की सारी सब्जेक्ट में जो भी बातें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होगी, टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।